रोलिंग। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं उदय भास्कर जी से। सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जो यूपीए की सरकार, पिछली सरकार थी, उस समय आतंकवाद को लेके अमेरिका से हम काफ़ी नज़दीक आ गए थे। आतंकवाद के हर मुद्दे पे हमने सपोर्ट भी किया उनको, भारत ने सपोर्ट भी किया। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही है, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी का एक प्रेशर है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो कहीं ना कहीं भारत का बाज़ार जो है उसको वो अहमियत दे रहा है, और बाज़ार ही ओबामा को एक तरह से मजबूर किया है नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए। साहब देखिए, ये शायद मजबूरी नहीं है, क्योंकि अमेरिका के लिए जब 2005 में भी बुश साहब ने वो जो पहल किया था, उन्होंने भारत के कई पहलुओं को स्वीकार किया है। एक है जो राजनीतिक, और जो हम बार बार कहते हैं कि भारत एक खास लोकतांत्रिक देश है और उसकी अपनी अहमियत है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। दूसरी बात, भारत जो है अमेरिका के लिए एक काफ़ी बड़ा मार्केट है, क्योंकि जब हम इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की बात करते हैं उसमें चीन भी है, भारत भी है, ब्राज़ील भी है, और अभी मान लीजिए ये समिट जो होने वाला है ब्राज़ील में, जिसके लिए मोदी साहब जा रहे हैं, ब्रिक्स वाला समिट, उसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की जो खासियत है पूरा विश्व पहचानता है। और हमको हिचकना नहीं चाहिए कि अमेरिका जो है भारत को एक प्रकार से मार्केट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उसमें भारत का भी लाभ है, भारत का भी फ़ायदा है। क्योंकि आप देखिए, भारत अभी बार बार हम कहते हैं कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 5% के आसपास है, और हम चाहते हैं कि उसको 9 या 10% तक ले जाना चाहते हैं। उसके लिए हमें बहुत मजबूत व्यापार के रिश्ते चाहिए। और अगर हम विश्व में जो बड़े इकोनॉमीज़ की बात करें जहाँ पे इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है, गुंजाइश है, तो अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है। अमेरिका का जो इस वक्त वैल्यू है करीब $16 ट्रिलियन है। उसी प्रकार से दूसरा बड़ा मार्केट भारत के लिए यूरोपियन यूनियन है, जो कि करीब $16 ट्रिलियन के आसपास में है। पूरा मार्केट को देखें जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली सब शामिल हैं। और तीसरे और चौथे स्थान में मैं कहूँगा चीन जैसे देश और जापान जैसे देश हैं, जिससे हमको व्यापार के रिश्तों को और मजबूत करना चाहिए। तो अमेरिका के दृष्टिकोण से ओबामा साहब के लिए भारत के साथ आर्थिक जो रिश्ते हैं उसको और मजबूत करना उनके लिए एक ख़ास उद्देश्य है। और साथ साथ अमेरिका में जो हम बार बार जॉब्स की बात करते हैं कि वो भी चाहते हैं कि अमेरिका में और जॉब्स बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, और उसमें भारत भी एक ऑप्शन है उनके लिए, चीन एक ऑप्शन है, और इसी प्रकार से वो ब्राज़ील और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। पर साथ साथ, और ये हमको इस वक्त हमारे देश में पहचानना चाहिए कि कोई भी देश जब द्विपक्षीय रिश्ता को बढ़ाना चाहते हैं तो वो अपने हितों को सोचते हैं, और उसमें आपका आर्थिक भी हित है और व्यापार का भी होगा, और साथ साथ सुरक्षा और सामरिक भी होगा। तो अमेरिका के लिए भारत के साथ, चाहे वो दहशतगर्दी हो, अलकायदा हो, या अभी जो नए शक्तियाँ उभर के आ रहे हैं, पूरे विश्व के लिए चुनौती है, जैसे हम मिस्र में देख रहे हैं, या बड़े बड़े मुद्दे जैसे महाविनाशक हथियार है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसमें भी भारत के साथ भागीदारी अगर अमेरिका कर सकता है वो उनके फ़ायदे में होगा। और पूरा एशिया के महाद्वीप में चीन की जो रूपरेखा है वो अमेरिका को भी काफ़ी चिंताजनक एक प्रकार का चिंता है, वहाँ पे भी पैदा हुए हैं। तो इन सब को देखते हुए भारत की अहमियत सवाल अगला था कि सामरिक दृष्टिकोण से जो है कितना महत्वपूर्ण है ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि हमारे चाइना पड़ोस में है, हमारे पाकिस्तान है, और उनके भी रिश्ते अमेरिका से हैं, और आप भारत के साथ एक नए ढंग से पहल कर रहे हैं, तो सामरिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है ये? सर, ये बड़ा सही सवाल है जो आपने पूछा है। सामरिक दृष्टिकोण से भारत के प्रधानमंत्री जब कहीं भी जाते हैं वो अपने आप उसकी एक सामरिक अहमियत होती है। मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब जो हैं ब्राज़ील जा रहे हैं, जब वो ब्राज़ील जाएंगे वो ब्राज़ील के नरेश से मिलेंगे, और साथ साथ पुतिन साहब जो रूस के हैं, शी जिनपिंग चीन और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से मिलेंगे। और ये जो हाई लेवल पॉलिटिकल कांटेक्ट होता है, ये अपने आप इसकी एक सामरिक पहलू है राजनीतिक और कूटनीतिक दायरे में। और इस बातचीत के बाद जब वो अमेरिका जाएंगे, मैं समझता हूँ कि ओबामा साहब और मोदी साहब के बीच में जब 1-to-1 होता है उसमें ज़रूर चीन का जिक्र होगा। और भारत के तरफ से जो हमने बार बार कहा है कि चीन और पाकिस्तान के बीच में जो भागीदारी है, और जिस प्रकार से उससे दहशतगर्दी का जो चुनौती है वो हमारे लिए बढ़ सकता है। और हाल में जो अफ़गानिस्तान में होने वाला है, 2014 में अमेरिका के फ़ौज वहाँ से हट जाएगा, उससे भारत के लिए कई प्रकार के खतरे पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति,
तो मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि ओबामा साहब और मोदी साहब के बीच में जो बातचीत होगा वो अहम होगा, उसमें कई सारे पहलू होंगे। और आप ये देखिए, अभी जब जुलाई के बीच में जब मोदी साहब पुतिन साहब और शी जिनपिंग साहब से बात करेंगे, मैं समझता हूँ कि ओबामा साहब के लिए उस विषय के ऊपर भी काफ़ी उनको दिलचस्पी होगा कि भारत, रूस और चीन के बीच में क्या बातचीत हुआ है। तो इस प्रकार के जो सामरिक, जो मैं कहूँगा असर जो है, प्रधानमंत्री भारत के जब कहीं भी जाएंगे और ख़ास जब शक्तिशाली देशों के साथ जब बातचीत होती है, अपने आप में उसका एक संदेशा है, उसमें सिग्नल है। और मोदी साहब काफ़ी वो चतुर हैं, काफ़ी परिपक्वता के साथ वो भारत के हितों के बारे में वो जानकार हैं। और इस प्रकार के समिट लेवल जो मीटिंग्स हम कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है देश और देश के हितों को बढ़ाने के लिए। सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि हमने जैसे सार्क कंट्री के साथ अपने रिलेशन को डेवलप करना शुरू किया, चाहे वो बाज़ार के दृष्टिकोण से हो, चाहे पड़ोसी के दृष्टिकोण से हो, फिर हमारे पास अमेरिका के साथ अब हमारी एक तरह से हम शुरू हो रहे हैं, फिर हम क्या हम रसा को बैलेंस कर पा रहे हैं इस सब को लेके? और आपकी सलाह क्या होनी चाहिए कि एक तरफ रसिया भी है जिसके साथ हमारा पुराना संबंध रहा है, सार्क कंट्री हमारे पड़ोसी हैं जिसके साथ आपको करना ही करना है, अमेरिका है जिसके साथ बाज़ार जुड़ा हुआ है, चाइना, पाकिस्तान, हम कैसे बैलेंस करें अपने? सर देखिए, भारत का आप अगर विश्व में उसका जो इस वक्त पोजीशन है उसको अगर हम समीक्षा करें तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ये दूसरी बात है कि जब शीत युद्ध था, भारत के जो संबंध हैं वो मॉस्को के साथ और मजबूत थे। भूतपूर्व सोवियत यूनियन जो है, भारत के लिए भागीदारी में, सामरिक और सुरक्षा के क्षेत्रों में बहुत उन्होंने हमें मदद किया है, इसमें कोई शक नहीं है। पर भारत के लिए जो मैं कहूँगा कि शोभा इसी में है कि विश्व के जितने भी शक्तिशाली देश हैं, हम उनके साथ जो संबंध हैं वो हम मजबूत रख सकते हैं। और हमारे लिए आइदर और चॉइस नहीं होना चाहिए, यानी कि हम उस स्थिति में नहीं पड़ना चाहते हैं जिससे हमारे लिए एक ही विकल्प है या एक ही खिड़की है कि हम केवल मॉस्को के साथ अपने संबंध बनाएं और हम पश्चिमी देश और ख़ास अमेरिका के साथ किसी प्रकार का हमारे रिश्ते जो ख़ास नहीं बन सकते हैं। ऐसा स्थिति में भारत को नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 2005 का जो पहल था अमेरिका के साथ, वो बहुत मूल्य था। और अभी भारत के लिए हमारी पोजीशन जो है बहुत ही एक्चुअली वो मैं कहूँगा कि फेवरेबल है। यानी कि अगर आप एशिया में देखें, चीन का जब बार बार जिक्र होता है, राइज़ ऑफ चाइना की जब बात होती है, विश्व के सारे देश काफ़ी चिंतित हैं। अमेरिका भी चिंतित है, रूस भी चिंतित है, जापान भी चिंतित है, आसियान के देश चिंतित हैं कि चीन जो है अपनी क्षमता के साथ वो किस प्रकार से उसकी रवैया होगी। अभी आप आसियान में देखिए, फिलीपींस हो या वियतनाम, वो काफ़ी जो कहते हैं बहुत ही वो डरे हुए हैं चीन के जो इस वक्त पहल है साउथ चाइना सी में। परंतु जब भारत के बारे में जब बातचीत होती है, पूरा विश्व यही कहता है कि हम चाहते हैं कि भारत सफल हो, कि भारत की तरक्की हो। ये भारत की एक खूबी है। तो ये बहुत ही मैं कहूँगा मोदी साहब का एक काफ़ी डेफ्ट डिप्लोमेसी था कि उन्होंने सबसे पहले सार्क देशों को अहमियत दिया है, क्योंकि ये एक बिंदु है और ये पहचानना चाहिए हमें कि जो भी देश विश्व में अपनी जो क्षमता है और अपनी जो विश्वसनीयता है उसको अगर प्रसिद्ध करना चाहता है, आप सबसे पहले अपने पड़ोसियों के साथ आपके रिश्ते सही होना चाहिए। तो भारत के लिए मैं एक ही कहूँगा कि सार्क देशों के साथ अगर हम रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं, वो व्यापार के लिए नहीं, क्योंकि भारत का जो इकॉनमी है वो करीब $2 ट्रिलियन हो गया है। बाकी जितने भी देश हैं, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश जो बड़े हैं, नेपाल, श्रीलंका, उनका व्यापार का जो इस वक्त जो संख्या है भारत के तुलने में बहुत कम है। तो भारत के लिए फ़ायदा व्यापार का नहीं, राजनीतिक है, कूटनीतिक है और सामरिक है। चाहे दहशतगर्दी हो या किसी और प्रकार का चुनौती है, वो हम उसको बेहतर संभाल पाएंगे अगर हमारे रिश्ते ढाका के साथ, इस्लामाबाद के साथ, काठमांडू के साथ और कोलंबो के साथ बिल्कुल बेहतर हो। और ये मैं कहूँगा मोदी साहब ने बिल्कुल सही किया है कि उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जापान के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहता हूँ। उन्होंने कई बार अपने स्पीच में भी कहा है और उनका व्यक्तिगत जो आबे साहब के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है। तो साथ साथ उनको अमेरिका और रूस के साथ भी अपने रिश्तों को सही पटरी पे लाना चाहिए, क्योंकि भारत को इस वक्त रूस की भी ज़रूरत है और अमेरिका की भी ज़रूरत है। रूस के साथ तो हमारा बड़ा अच्छा संबंध है। आप जानते हैं कि सामरिक और सुरक्षा के क्षेत्र में अगर भारत की इस वक्त जो परमाणु जो रूपरेखा है, चाहे हमारे पनडुब्बी हो
या हमारे ब्रह्मोस मिसाइल हो, अगर हमने जो भी तरक्की किया है इसमें हमें रूस का काफ़ी समर्थन और भागीदारी मिला है। अमेरिका के साथ हमारा इस प्रकार का रिश्ता अभी नहीं है, परंतु ये सच्चाई है कि भारत के इस वक्त जितने भी नौजवान हैं, अगर वो पढ़ाई के लिए हो या अपने नौकरी के लिए, वो अमेरिका के ओर देखते हैं, रूस की तरफ नहीं। तो इसलिए अमेरिका का जो इस वक्त ऑप्शंस है, ख़ास टेक्नोलॉजी के लिए, एजुकेशन के लिए और इस प्रकार के जो इस वक्त मैं कहूँगा आर्थिक और व्यापार के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको बढ़ाने के लिए भारत को ये ऑप्शन होना चाहिए कि हमारे रिश्ते मॉस्को के साथ भी अच्छे होंगे और साथ साथ वाशिंगटन के साथ भी। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हम जो है अनअलाइंड रहना चाहते हैं। हम सब के साथ रिश्ते रखेंगे, पर हम किसी के साथ ये सैनिक या मिलिट्री अलायंस के दिशा में नहीं जाएंगे। सर, एक सवाल और है कि जब हम डिफेंस में FDI ला रहे हैं, 49% तक हम जाने की बात कर रहे हैं, तो यानी कि अब अपने हम खुद प्रोड्यूस करेंगे या जो बाहर से लोग आके बनाएंगे, तो हमारा जो डील होता था, बड़ा आर्म्स डील है या जो हमारी ज़रूरतें अब तक थी, इसको लेके भी एक तरह से हमारे रिलेशन कई देशों के साथ अच्छे होते थे। तो आपको नहीं लगता है कि जब हम अपना सब कुछ करने लगेंगे तो इन राष्ट्रों का कहीं ना कहीं एक आकर्षण या एक जो वो उस रिश्तों में एक जो गर्माहट होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी आएगी? नहीं साहब, उल्टा होगा। क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि अभी तक भारत की जो भूमिका थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, हम केवल एक खरीदार थे, यानी कि हम बायर ऑफ इक्विपमेंट हैं। और ये भी सच्चाई है और इसमें कोई शोभा नहीं है कि भारत इस वक्त विश्व में सबसे बड़े इंपोर्टर में है, क्योंकि हम कुछ नहीं बनाते हैं। ये बहुत ही मैं कहूँगा शर्म की बात है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद हम अभी तक हमारे देश में एक पिस्तौल भी नहीं बनाते हैं और एक कलाश्निकोव जैसे राइफ़ल भी नहीं बना पा रहे हैं, और हम जो बनाते हैं देश में वो उस वर्ग तक नहीं है। तो अर्थात ये कि आपको उदाहरण के लिए याद होगा कि मारुति के आने तक भारत के अंदर जो ऑटोमोबाइल और कार का जो मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन था वो बहुत ही पुराना था। हम एम्बेसडर कार के बारे में बात करते थे और वो भी एक बहुत बड़ा पुराना ब्रिटिश कार का मॉडल हम बनाते थे। टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट तब आया था जब हमने जापान के साथ मारुति का समझौता किया था, और उसके बाद तो भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी बदल गया है। तो इस वक्त अगर भारत, चाहे रूस हो या अमेरिका के साथ, अगर हम अपने डिफेंस जो रिश्ते हैं उनको और बेहतर करना चाहते हैं, तो FDI का एक रूट को हमें अपनाना चाहिए, जिससे बाहर के कंपनी जो है वो अपने टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार हैं, अपने डिज़ाइन भी देने के लिए तैयार हैं, और उससे भारत की जो अंदरूनी जो कैपेसिटी है हम उसको बढ़ा पाएंगे। ये मोदी सरकार ने अच्छा किया है कि डिफेंस में उन्होंने FDI 49% तक बढ़ाया है, परंतु हिचक गए वो लोग। मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि 49% से कोई आने वाला नहीं है। आपको इसे 51% तक करना चाहिए था। अगर आप 51% करेंगे तब कंपनियों के लिए इंसेंटिव होता है। गुजरात जो है व्यापार अच्छी तरह जानता है, कोई भी बिज़नेस वाला 49% पे लिए आने के लिए तैयार नहीं होगा अगर उनके हाथ में कंट्रोल नहीं है। तो हमारे लिए भारत के जो इस वक्त ज़रूरतों को देखते हुए